हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11th की फिजिक्स का एग्जाम जो आप सबका होने वाला है 26 फरवरी को। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि फिक्स आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम आपको तकरीबन 35 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं क्लास 11th के फिजिक्स का, जिसमें से कोई 10 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हूबहू ऑप्शन के साथ नजर आएगा, है ना। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, अपने भैया को भी पूछ सकते हैं कि पिछले साल हम आपको फिजिक्स में बताए थे 10 सेट, कितना सेट दिए थे 10 सेट, और उसी में से आपका जो है वो 40 में से तकरीबन 25 क्वेश्चन आपका हूबहू ऑप्शन के साथ आया था। थोड़ा सा कम आया था, इस बार ज्यादा मेहनत था, तो फिजिक्स में इस बार आपका कम से कम 40 में से 35 क्वेश्चन मैच करने वाला है। बाकी केमिस्ट्री का तो बात ही नहीं है। केमिस्ट्री में हम आपको उसी तरीके से 10 सेट दिए थे, और 10 सेट में से ही हमारा जो है वो आपका 40 में से 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच किया था, है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बाकी सब्जेक्ट भी आपको जैसे बाकी सब्जेक्ट हो गया मैथ, बायोलॉजी वगैरह, कोई और टीचर मिलता है तो पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट 100% बताएंगे। बाकी आप बोलिएगा तो हम मैथ, बायोलॉजी में थोड़ा मोड़ा आपका हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन 100% फिजिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री में मैच करेगा, ठीक है। ये तो मान लीजिए। और आप चाहते हैं कि भैया इसका हमको 10 सेट का पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ। तो आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा, तो आपको प्ले स्टोर से। कहाँ से, तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है हमारा ऐप, जिसका नाम है टारगेट टॉपर 95, है ना। ये ऐप का नाम है हमारा, ठीक है, टारगेट टॉपर 95। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहां से ऐप को डाउनलोड करना है, न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के सेक्शन में, कहाँ, प्रीवियस ईयर का एक सेक्शन आएगा, ठीक है, बहुत सारा सेक्शन दिखेगा, जिसमें से प्रीवियस ईयर के सेक्शन में आपको ये सारा 10 सेट जितना हम वीडियो बनाएंगे सबका सेट अपलोड कर देंगे, ठीक है। हम कल ही बोले थे अपलोड करने का, लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन अभी तुरंत अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना, हम वीडियो अपलोड करने से पहले ही सारा सेट अपलोड कर दिए, ठीक है। अभी तक जितना वीडियो बनाए, ये हमारा तीसरा वीडियो है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो आप नहीं देखें वीडियो तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड करके वहां से पीडीएफ को एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। किसमें, तो एकदम पूरा फ्री में, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, समय नहीं है ज्यादा, इसलिए पूरा पूरी रट के जाना है। पहला क्वेश्चन कहता है अ मीटर, कहता है कि 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, तो हमेशा ध्यान देना कि 1 मीटर बराबर होता है प्यारे बच्चों 10 पर पावर 10 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी वाले में देख लीजिए, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में हम सब कुछ बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 1 मीटर किसके तुल्य है, तो 10 पर पावर 10 एंगस्ट्रम के तुल्य है, ठीक है, यानी उसके समान है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इन जूल, है ना, वर्क इज जूल, है ना, ऐसा यूनिट जो है वो वर्क का क्या है सर, जूल है, ठीक है। तो कहता है कि एंड इट्स इक्विवेलेंट टू, तो कहता है कि यहाँ पे जूल जो होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कुल मिला के बोल रहा है कि 1 जूल बराबर कितना होगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों कि 1 जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्ग, है ना, यानी ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है, और यह समतुल्य किसके होगा, यानी जूल किसके तुल्य होगा, तो 1 जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्ग प्लस का 7 अर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दूसरा का हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे सो। पूरे यूट्यूब पर सबसे सटीक जो आंसर बताएंगे वो हम ही बताएंगे, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर अब देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे गलत भी बताते हैं ना। तो 11th के लिए खास करके आपको पता होगा कि 11th और 12th का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला हमारा यूट्यूब चैनल है, और ये हमारा घमंड नहीं है, आप लोगों के सपोर्ट से हुआ है, वरना हमारी क्या ही औकात है कि नहीं प्यारे दोस्तों। और मेन कारण है कि आप लोगों का ढेर सारा प्यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं ना, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तो मंदन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा वो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इजी क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन है वो कंफर्म नजर आएगा। कहता है एरिया अंदर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे, एक होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, है ना। तो इस ग्राफ में स्पीड है और टाइम है, देखो स्पीड है और टाइम है, तो तीसरा चीज जो बच गया वही वाला देगा, यानी डिस्टेंस बताएगा। क्या बताएगा, डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। 4 का सही आंसर दूरी हो जाएगा, ठीक। बस देख लेना, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 2 चीज कहीं दिया है ग्राफ में तो तीसरा चीज उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए कि होता है एफ बराबर, सपोज करो एफ बराबर होता है एम ए, होता है कि नहीं। आपको कहीं बोलेगा फोर्स और एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या बताएगा, तो एक तरह से मास बताएगा, है ना। कहने का मतलब कि 2 चीज दिया है तो तीसरा चीज उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन, सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या अंतर होता है। तो आपका जो लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग दिखाते हैं ये से, है ना, और एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है आपका ए बराबर आर अल्फा, ठीक है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही है ना आपका कोणीय तथा रेखीय त्वरण में संबंध क्या है, तो ये ना। और हमेशा यहाँ पे लीनियर कुछ भी रहेगा ना, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर मोमेंटम हो, तो हमेशा यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन तो ये वाला पहले आएगा, फिर यहाँ पे आर के साथ रेडियस के साथ अगला वाला ये एंगुलर वाला गुना हो जाएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अल्फा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का ये बी ना, वो ये बोलते रहे यार। पांचवा का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, ऐसा नहीं कि खाली आंसर बता दिया हो गया है ना, पूरा एकदम एक्सप्लेन करने वाले। हाँ, जो लगेगा कि नहीं बच्चों को इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ना, उसको डायरेक्ट आंसर बता देंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी भी, मतलब कोई पार्टिकल्स है, ठीक है, वो गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो कहता है कि इसका रेडियस है आर, है ना, और ये पार्टिकल्स कहीं घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी है भी। तो कहता है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का क्या होगा, यानी कि जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल यानी सेंटर की ओर होगा वो क्या होगा, तो हमेशा इसको याद कर लेना है प्यारे दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का छठा का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। यानी एक कण आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में भी वेग के साथ गति कर रहा है, तो कण का अभिकेंद्र त्वरण क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण तो वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का क्या हो जाएगा, छठे का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देख लेना। न्यूमेरिकल से बच्चा डरता है, आपको बता देते हैं कि 40 क्वेश्चन आएगा, उसमें से ज़्यादा नहीं 3 न्यूमेरिकल पूछेगा ना, 3 से 5 न्यूमेरिकल, बाकी 35 क्वेश्चन आपका सबसे इजी आएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल भी आपको बताते चलेंगे। कहता है कि कार्स कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस, देखो यहाँ पे 2 को प्लेस दे दिया ना, पॉइंट ये पॉइंट भी है। ठीक है, तो कहता है इसका फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मैंने आधा दूरी, पूरा डिस्टेंस है मान लो यहाँ पे डी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा d/2, है ना। तो कहता है आधा दूरी जो है वो कितना स्पीड से, तो 40 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से तय करता है, और बचा आधा डिस्टेंस वो 60 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से तय करता है। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा कार का, है ना, यानी कि एक कार 2 स्थानों के बीच आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर से तय करता है और बाकी आधा दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो कहता है कि कार का औसत चाल क्या होगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान देना, देखो यहाँ पे v1 का वैल्यू वेलोसिटी पहला वाला ये है ना, और v2 का वैल्यू यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी जब बोलेगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे भी एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी जब आधा डिस्टेंस का बात करेगा तब इसका फॉर्मूला ही रट लेना आपको, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय होता है आपका v1 प्लस v2, है ना। आपका टीचर इसको एक्सप्लेन करके बताया होगा पूरा कि ऐसे कैसे आया सो, लेकिन हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं एकदम ट्रिक के साथ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक, फिर यहाँ पे 2 का 2 लिखिएगा, v1 वेलोसिटी इसका कितना है सर 40 इंटू v2 भी कितना है सर, तो 60 है ना, 60 किलोमीटर है ना, तो यहाँ हो गया आपका 60 डिवाइडेड बाय, दोनों को जोड़ देंगे, है ना, v1 प्लस v2, तो 60 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। अब गुना करने आता है, देखो 6 × 24, 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, और 2 को सुनना है तो हो जाएगा यहाँ पे 2 को सुनना डिवाइडेड बाय 100, 2 शून्य से 2 शून्य गया, बचा कितना 48, तो v बराबर कितना आ गया सर 48 किलोमीटर पर आवर। कितना ईजी है, कुछ है इसमें से सबसे आसान है, आपका भाई कहीं समझा रहा है बाबू तो आपका बहुत ही आसान ही नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना है जब तक हम आएंगे। हमें बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं कि भैया आप 10 सेट दीजिएगा उससे पासिंग मार्क्स आ जाएगा। अरे बाबू पासिंग मार्क्स एकदम टॉप कर जाएगा, टॉप, है ना, तो डरना नहीं है जब तक आपका भाई आपके साथ खड़ा है। ठीक है, बाकी एक जरूरी सूचना हम बताना चाहते हैं कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम क्लास 12th में सबसे कहीं आपका अच्छा टीचर मान लो समझ नहीं आ रहा होगा कहीं 11th का, है ना, तो आप चाहते हैं कि 12th में हम एकदम टॉपर बने, एकदम मस्त रिजल्ट लाएं, तो हम आपको फिजिक्स, हम आपको केमिस्ट्री और इंग्लिश, है ना, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश आपका एग्जाम के लिए सिर्फ तैयारी कराएंगे, है ना। तो कुल मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट के लिए हम लेकर आ चुके हैं वरदान बैच। ठीक है, वरदान बैच का प्राइस हम रखें 3 सब्जेक्ट का सिर्फ 999, है ना, सबसे सस्ता है, इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा और सबसे बेस्ट क्वालिटी, और क्लासेस चलेगा डिजिटल बोर्ड पर। ये मत सोचना कि भैया पीडीएफ पर पढ़ाइएगा क्या, नहीं, डिजिटल बोर्ड पर ही चलेगा। अभी हम घर से बाहर हैं इसलिए पीडीएफ पर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हम डिजिटल बोर्ड का पूरा सेटअप लग चुका है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सारा क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर चलेगा। किसका, फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश का 999 प्राइस है, लेकिन आज ही सिर्फ, है ना, ये तो ऑफर कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आज 17 तारीख है तो ये शिवरात्रि वाला ऑफर था, तो ये वाला आपको मिल रहा है सिर्फ कितना 599 में। आप 17 तारीख के बाद खरीदते हैं तो कंफर्म है कि इसका प्राइस हो जाएगा आपका 799, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है ना, तो इसलिए। और सबसे सस्ता प्यारे बच्चों तो अभी खरीदते हैं तो आपको 599 लगेगा, है ना, इसका मेन प्राइस 999, कुछ दिन बाद खरीदते हैं तो आपको लगेगा 799, है ना। तो आपके पास कहीं पैसा है तो अभी खरीद लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बस यही है, बाकी आपकी इच्छा है। और ये कंफर्म हो जाइए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इस बार 12th के फिजिक्स में एकदम 100% क्वेश्चन मैच किया है,
और केमिस्ट्री में भी 100% किया है। हाँ, केमिस्ट्री हम यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए हैं ना, खाली ऑर्गेनिक बताए थे, तो ऑर्गेनिक यूट्यूब वाला सब आ गया, लेकिन जो बच्चे बैच में हमारे थे वो सब बना लिए हैं। और बाकी फिजिक्स को हम यूट्यूब पर भी बताए थे, क्योंकि फिजिक्स का ज़्यादा डिमांड था, तो फिजिक्स इस बार 100% मैच किया है ना। हम एक शॉर्ट्स लाएंगे जिसमें प्रूफ भी आपको दिखाएंगे कि कितना मैच किया। तो ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आराम से देखना है क्या बोलता है प्यारे दोस्तों। तो 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट एज दैट ऑफ इम्पल्स, यानी कि किस भौतिक राशि का मात्रक वही है जो बल आवेग का मात्रक है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे इम्पल्स है वो सेम रहता है यूनिट किसका, मोमेंटम का। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम इसी तरीके से होता है ना। तो 8वां का यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी संवेग का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और वो जो क्लासेस चलेगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में चलेगा, है ना। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है, भैया वो क्लास जो पढ़ाएंगे वो हिंदी मीडियम के लिए पढ़ाएंगे कि इंग्लिश मीडियम के लिए। तो वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम है ना, वरदान बैच। ठीक, कैसे खरीदना है, तो टारगेट ऑफर 95 ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, फिर न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना और ऑल कोर्स में जाकर वरदान बैच को खरीद लेना है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आपको ऊपर में वहाँ पे दिख ही रहा होगा हमारा नंबर, तो नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दी मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ मास m, कहता है कि मोशन जो हो रहा है कोई पार्टिकल्स जो मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका मास m है, तो उसको दर्शाया गया है कि इक्वेशन से y बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो कहता है उसका फोर्स जो होगा वो कितना लगेगा पार्टिकल्स का। तो आपको पता होगा कि F बराबर होता है यहाँ पे ma। क्या होता है सर, ma, है ना। जनरली हम बता रहे हैं ट्रिक से, तो यहाँ पे हमको फोर्स बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए जनरली होता है y बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, लेकिन ये की जगह यहाँ g है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका m की जगह ये ना होकर क्या हो जाएगा g, तो F बराबर हो जाएगा mg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी। आशा करते समझ में आ रहा होगा। अन्य द्रव्यमान m के कण की गतिज ऊर्जा आपको यहाँ पे दे दिया है, से वर्णित कर दिया गया। तो उस कण पर लगने वाला बल कितना होगा, तो बल जनरली होता है F बराबर ma ना, लेकिन यहाँ पे F बराबर ma रहेगा। मास तो दे दिया है इसका ma है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे दे दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी छोटा g, तो यहाँ पे हो जाएगा mg। समझ में आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे F बराबर mg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। पूरा पूरी एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली पढ़ के जैसे तैसे बता दिया आंसर, वैसा तो आपको करना ही नहीं है ना। आप साल भर कुछ नहीं पढ़े फिर भी आप हमारा प्ले लिस्ट का 10 वीडियो देखकर एकदम गर्दा उड़ा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइन ऑफ इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। कहता है कि गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि म्यू एस बराबर दे दिया है, बॉक्स और ट्रेन के बीच में जो लग रहा है वो दे दिया है 0.15, और जी का वैल्यू दे दिया ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे दिया। तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, क्या बोल रहा है देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी कि ये मैक्स पूछ रहा है हमको, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है क्या, ये मैक्स बराबर म्यू एस इंटू जी, दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, तो 10 को 0.15 से गुना करेंगे तो आएगा 1.5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हिंदी वाले भी पढ़ लीजिए। कहता है यहाँ पे कि कोई बॉक्स गाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा गया है, यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी कि म्यू एस से हम लोग जिसको डिनोट करते हैं वो है 0.15। तो उसका अधिकतम त्वरण क्या होगा, यानी कि ये मैक्स क्या होगा, ये मैक्स क्या हो जाएगा, ये मैक्स बराबर पूछ रहा है। और यहाँ पे आगे दे दिया कि बॉक्स और रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक है, जहाँ पे जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। तो गुना कर देंगे, हम लोग जानते हैं कि म्यू एस बराबर ए मैक्स बराबर, है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बराबर हो जाता है म्यू एस इंटू जी, है ना। तो म्यू एस का वैल्यू देखो तो कितना दिया है 0.15 इंटू जी का वैल्यू कितना दिया है 10। ठीक है, तो 10 का मतलब क्या होता है सर, 10 है तो 10 यहाँ पे जैसे ही गुना होगा तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 1.5। बोल भैया इस तरह से नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं, हर एक तरीका है हमको समझाने का, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे नीचे 1 होगा और 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे गुना 2 जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, अब यहाँ बचा 15/10, क्या बचा 15/10, काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 3/2 मैंने 1.5 मैंने 1.5, है ना। 3 को 2 भाग में करेंगे 1.5 होगा ना सर, 1.5। ठीक है, तो जैसा आपको समझ में आएगा, हमको हर एक तरीके से सोल्यूशन आता है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है आप, जब तक आपका भाई आपके साथ है। कहता है कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी यानी कि के और मोमेंटम यानी पी, है ना, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और पी
और बॉडी का मास है m, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो हमेशा ध्यान देना जो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है प्यारे दोस्तों वो होता है आपका p²/2m। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये डी हम लोग का सही हो जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। ठीक, ये रिलेशन होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी कि एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है और उसकी गतिज ऊर्जा k है और संवेग p है, तो उसमें संबंध होगा आपका k बराबर p²/2m। समझ में आ गया। अगला बोलता है रोलिंग फ्रिक्शन इज, रोलिंग फ्रिक्शन इज, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, है ना, यानी लोटनी घर्षण का मान सदैव सर्पी घर्षण से कम होता है। तो 12 का सीन से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया एक तरह से कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, यानी बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो ये भी ग्राफ का ही बात बोल रहा है ना, और यहाँ पे फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट एस है। तो आप लोग पढ़ेंगे कि डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट एस, है ना, यानी वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व है तो क्या देगा, वर्क डन देगा। कितना आसान है, वर्क डन देगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी किया गया कार्य। तो आपको हम ट्रिक से भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा हम नहीं बोल रहे कि खाली हम ही जानते हैं लेकिन यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा, है ना, जो इतना अच्छा से बताया आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि 1 मिलीग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द एनर्जी रिलीज विल बी, यानी कि पदार्थ का 1 मिलीग्राम यानी 1 मिलीग्राम यानी 1 mg जो है वो मिलीग्राम ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो कितनी ऊर्जा होगी। तो हमेशा इसको याद रखना है कि यहाँ पे जो ऊर्जा का मान आ जाएगा पहले दोस्तों वो हो जाएगा 9 × 10⁻10 जूल, है ना। तो याद रख लेना है, इसको ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम क्या बोलें, जो आपके लिए जरूरी होगा वो हम बता देंगे। देखो ये वाला भी ज़्यादा जरूरी नहीं है, दिमाग खराब होगा खाली, इसलिए इसको भी याद कर लेना डायरेक्ट, है ना। किसी पिंड के संवेग को 25% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, यानी कि द मोमेंट ऑफ अ बॉडी इंक्रीज 25%, है ना। जो मोमेंटम है, मोमेंटम यानी संवेग जो है किसी बॉडी का, उसको बढ़ाते हैं 25%, तो कहता है कि उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितना बढ़ेगा, तो 56% बढ़ेगा। इसको याद कर लेना, ठीक है। तो 15 का सेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, तो जो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है उसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, यानी रेखीय संवेग के आघूर्ण को हम लोग कोणीय संवेग बोलते हैं ना, जिसको एकदम रट लेना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत टीचर भी गलती बताते हैं ना, कि घूर्णी गति में द्रव्यमान के सदृश है। तो घूर्णी गति में जो द्रव्यमान के सदृश होता है, यानी कि जो रोटेशनल मोशन में जो एनालॉग ऑफ मास होता है प्यारे दोस्तों, वो आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण। तो इसका रियल आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग इसको ऑप्शन नंबर बी बताते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन सा संबंध सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो इन चारों में से आप कहीं देखिएगा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो तीसरा जो है ना वो आपका सही है, ठीक है। 18 का सेम सब जगह यहाँ पे तीसरा, ठीक है। इसको एकदम आदि कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, लेकिन एक झलक देख लो, क्या बिगड़ जाएगा। 19 ये इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केपलर लॉ इज नॉन एज हार्मोनिक लॉ। किस केपलर के किस नियम को हार्मोनिक लॉ कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये हमेशा ध्यान देना, केपलर का जो थर्ड लॉ होता है, केपलर का तिरछे नियम, यानी कि निम्न में से कौन सा केपलर का नियम आवर्ती नियम कहलाता है। तो केपलर का जो तृतीय नियम होता है, थर्ड लॉ ऑफ केपलर लॉ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हार्मोनिक लॉ एक तरह से बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा 19 का, ठीक है। अगला देखिए 20 को, इसको भी एकदम रट लेना है, ठीक है। और इसका वैल्यू भी याद रखना है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। सो कि दी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, यानी कि जो सरफेस जो होता है अर्थ का सरफेस, वहाँ से एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है, उसकी त्रिज्या यहाँ पे दे दिया हमको, पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, तो उसके टर्म में यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो 20 का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो जगह यहाँ पे √2gre, है ना। तो इसको एकदम रट लेना, ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। बाकी एस्केप वेलोसिटी का आपको पता है कि कितना होता है किसी भी बॉडी का एस्केप वेलोसिटी, जो उसको हम पृथ्वी से भेजेंगे तो नजर ही नहीं आएगा इधर, तो वो लिखना है कमेंट में, कहीं जानते होंगे आप तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी रट लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यानी कैपिटल जी के टर्म में कौन सा जो है चारों स्टेटमेंट में सही है ना, कौन सा सही है। तो आपको पता होगा जी का वैल्यू हमेशा बदलता नहीं है, एकदम हर जगह सेम रहता है। द वैल्यू ऑफ जी सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 21 का हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। निम्न में से कौन सा कथन सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के संदर्भ में सही है। तो ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है सब्सटेंसेस विच कैन बी स्टेट्स
टू काउज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। वे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है वो कहलाते हैं, तो उसको हम लोग प्रत्यास्थलक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 22 का हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू दी आपका शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, तो उसको हम लोग शेयर मॉड्यूल्स के टर्म में डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी भी जिसको बोलते हैं ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अपरूपण गुणनांक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 23 का सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है, कहता है यूनिट ऑफ थ्रस्ट, है ना, यानी थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है सर, यानी प्रोनोद का मात्रक क्या होता है, तो हमेशा ध्यान देना न्यूटन, न्यूटन होता है ना, न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 24 का हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो है वो गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग आपका गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर को हम लोग मोनोमीटर में मापते हैं ना। तो 25 का यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसको हम लोग दाबांतर मापी से मापते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तापीय चालकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो इसका वाट में भी होता है, एक जूल सेकंड में भी होता है, जूल के टर्म में, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका जूल पर सेकंड पर ये एम पर एम और पर के, ठीक है, एम पर मोल और पर केल्विन, है ना, पर मीटर पर केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, एकदम एक्यूरेट। अगला देखिए क्या बोलता है, कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू, है ना, यानी ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किसके संदर्भ में होता है, प्यारे दोस्त हमेशा ध्यान देना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 27 का सही हो जाएगा, यानी ये ऊर्जा संरक्षण के जो होता है एक तरह से उसके संदर्भ में होता है, ठीक है, यानी उसको बताता है। ऑप्शन नंबर सी से होगा 27 का। 28 कहता है इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक होता है आइसोबारिक, है ना, फिर आइसोकोरिक, है ना, ये सब जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आइसोबारिक है ना, तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक है तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, यानी कि सम आयतनीय प्रक्रम में, तो यहाँ आयतन का बात है तो हमेशा वॉल्यूम आ जाएगा ना, आयतन नियतांक रहेगा, कितना आसान है सर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 28 का क्या हो जाएगा सही। और एक हम आपको ट्रिक बताते हैं, एक ट्रिक ये बताते हैं प्यारे दोस्तों कि जब आपको कोई क्वेश्चन जो है ना, कोई क्वेश्चन इंग्लिश वाले बच्चे के लिए खासकर है, इंग्लिश में कहीं क्वेश्चन को आंसर नहीं आपको पता चल रहा है, तो एक बार तुम हिंदी वाला भी क्वेश्चन पढ़ के देखना, तो हो सकता है कि आपको आंसर पता चल जाए, है ना। तो इजी है, जैसे यहाँ पे है सम आयतनीय प्रक्रम, तो समान आयतन यानी आयतन कांस्टेंट, आयतनीयतांक, है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ोगे तो थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन हिंदी पढ़ोगे तो तुरंत आंसर मार दोगे, है ना। तो यहाँ पे मार दोगे तो ऑप्शन बी में हो जाएगा सही, है ना। तो इसलिए जब इंग्लिश वाला नहीं आपको समझ में आया, हम हर एक बच्चे को समझाते हैं कि बाबू इंग्लिश जानते हो ठीक है, लेकिन जब इंग्लिश वाला नहीं बुझाएगा तो हिंदी एक बार पढ़ के देखना, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैसेज, यानी कि एक परमाणु गैस के लिए जो स्वतंत्रता कोटि होती है प्यारे दोस्त वो 3 होता है ना। तो 29 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है रियल गैस बिहेव लाइक अन आइडियल गैस, एक कोई रियल गैस यानी कोई वास्तविक गैस है, सामान्य गैस है, वो एक आइडियल गैस बन जाता है, यानी कि एक आदर्श गैस बन जाता है कब, तो हमेशा ध्यान देना कि जब हम लोग प्रेशर को लो रखेंगे, टेम्परेचर को हाई रखेंगे, तब एक रियल गैस किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, आइडियल गैस के जैसा। यानी एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है कब, जब उसके दाब को हम लोग कम रखते हैं, दाब को निम्न रखते हैं और ताप को उच्च रखते हैं तब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये एकदम रट लेना, कहता है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज, तो टाइम पीरियड जो होता है सेकंड पेंडुलम का वो होता है आपका 2 सेकंड, है ना। सेकंड पेंडुलम तो 2 हो गया, सिंपल है। सेकंड लोला का आवर्त काल कितना होता है, 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, यानी कि SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो हमेशा याद रखना सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका d²x/dt², है ना। यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे प्लस, क्या प्लस होता है, प्लस ओमेगा, क्या होता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होता है बराबर 0। तो ये वाला प्लस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, है ना। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर ए, सिंपल हो गया ना। देखो d²x/dt², देखो d²x/dt², और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। ये वाला टी वाला तो ये दोनों वैसे सही नहीं होगा, है ना, और सही होगा या तो ई तो स्क्वायर वाला सही होगा, ओमेगा स्क्वायर वाला, ठीक है, ये दोनों सेम है ना। तो ऑप्शन नंबर बी ये यहाँ पे हम लोग का सही होगा, क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो एकदम रट लेना इसको। 32
34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब देखिए हमारा रेगुलर वीडियो आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं लेकिन फिर भी वीडियो तो लगभग बना के अपलोड ही कर देते हैं। तो अभी तक हम आपको ये 3-4 वीडियो दे चुके हैं, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो एकदम पूरा रट लेना है। 3 वीडियो दे चुके हैं, ये हमारा चौथा वीडियो। ठीक है, तो एकदम सबको देखना है और एकदम गर्दा उड़ाना है एग्जाम में। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आपका क्या बोलता है पीरियोडिक मोशन, यानी इन चारों में से कौन जो है वो आपका पीरियोडिक मोशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये वाला डी, जो एरो रिलीज करता है फ्रॉम अ बॉम्ब है ना, वही आपका नहीं है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, यानी धनुष से निकलने वाला तीर या पीरियोडिक मोशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है सेकेंड वेव क्या बोलता है, वही ना बोलता है, नहीं साउंड वेव है ना, थोड़ा सा लिखा हुआ अच्छा से नहीं है। साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन, यानी ध्वनि तरंगें सबसे तीव्र किस में चलती है। अब बच्चे लोग एकदम पूरी फॉर्म में रहेगा और मार देगा निर्वात में, मार देगा यहाँ पे निर्वात हो जाएगा गलती, सॉलिड में है ना। हाँ, साउंड वेव के बारे में बात किया, ध्वनि तरंगों को गति करता है सबसे स्पीड किसमें, आपका सॉलिड में। 34 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें 35 क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इसमें 35 ही है। इसका पीडीएफ बोले ना कि आपको मिल जाएगा ऐप में, बाकी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए, अच्छा रहेगा, वरना थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा आपके लिए, है ना। कहता है ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ, यानी किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होता है तो उसमें क्रस्ट और तरफ दोनों शामिल होता है, तो बहुत ही एंड भी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 35 का। यानी किसी अनुप्रस्थ तरंग में क्या शामिल होता है, तो उसमें से शीर्ष और गर्द दोनों शामिल होता है, शीर्ष और गर्द, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल आपका फिजिक्स का 4 सेट है ना, 4 हम दे चुके हैं, 6 सेट और देंगे, और आपको इच्छा रहेगा तब हम PYQ भी करा देंगे, है ना, कम से कम 5 साल का। ठीक है, कि 2020 में क्या पूछा था फिजिक्स में, 2021 में क्या पूछा था, 2023 में क्या पूछा था, 2024 में, 25 में, ये सब एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको पहले हमारा सेट कंप्लीट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप आराम से इसका प्रिपरेशन करिए। कुछ देर में हम केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है।